Welcome to Chasing Creativity. I'm Kiran Mandral. I'm a writer and an author, and creativity is one of my pet passions because I live and I thrive on it, and that's part of my job. I've always been fascinated with what makes us creative people tick, how we get the ideas we do, what do we do if the well ever runs dry. To find out what makes people tick in their creativity, I'm going to be speaking to a whole bunch of people in the creative space, from writers, actors, performers, singers, you name them, I'm going to be talking to them on Chasing Creativity. Today, we have with us the first female Dastango of India, Fauzia Dastango. Fauzia grew up in Old Delhi, in fact, in the very same locality where the last male Dastango of India lived, told his stories, and passed away. Let's find out from Fauzia what fuels her creativity and where she gets all her wonderful stories from. Welcome to the show, Fauzia. Good to see you here. Thank you, Kiran. So what Fauzia has done is something incredible. She has taken on the bastion which was fully male-dominated, that of storytelling, of Dastangoi. And she has established her mark on it. She has become the first woman Dastangoi of modern times, so to speak. Tell us, Fauzia, how did storytelling come to you? बचपन से तो स्टोरी आप कहानियां बताते रहते थे, लोगों को पसंद आती थी. ये प्रोफेशन कैसा हो गया? ये जो इश्क था, जो कहानियों से जो शुरू हुआ था मेरी अम्मा और नानी के साथ, मेरी खालाओं के साथ, वो इश्क असल में मुझे लेके गया स्टोरी टेलिंग की तरफ. क्योंकि मैंने पढ़ाई की, सोशियोलॉजी ऑनर्स किया, जामिया से मास्टर्स किया, एजुकेशन प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन में नौकरी कर रही थी प्रथम में. बेसिकली मास कॉम करना चाहती थी उस जमाने में, लेकिन इसलिए मैं नहीं कर पाई क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि भाई उस जमाने में हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम इतना महंगा कोई कोर्स कर सकें, और जामिया में एडमिशन मिलना बहुत ही मुश्किल था. आप जानती हो, मतलब उस वक्त मास कॉम, भाई मतलब अभी भी जामिया का मास कॉम बहुत अच्छा है, लेकिन उस वक्त तो मतलब सारी क्रीम वहां पर आती थी. तो वो मौका हमें जिंदगी ने दिया नहीं. तो जिंदगी ने जो दिया मौका, कहानी सुनाना बचपन से सीखा था. मतलब घर में ट्रेनिंग एक तरह से हो गई थी. पुरानी दिल्ली में जब आप बड़े होते हैं तो असल में आप किस्सा गो, जो कहानी कहने वाले होते हैं, उनके बीच में आप बड़े होते हैं. तो उस तरह से वो फॉर्मल ट्रेनिंग बेसिकली आपकी जैसे होता है ना, बच्चे जब क्लासिकल म्यूजिशियंस जो होते हैं वो अपने बच्चों को 3 साल के होते हैं तो भी क्लास में बिठाना शुरू कर देते हैं. तो हमारे यहाँ भी मतलब ये कोई ट्रेनिंग नहीं थी, मगर अम्मा नानी के साथ जो कहानियां सुन के हम बड़े, तो वो ट्रेनिंग वहां से शुरू हो चुकी थी. लेकिन अब ये नहीं पता था कि आगे जाके मैं जिंदगी में ये सब करने वाली हूँ. तो ये बहुत ही नेचुरली स्टोरी टेलिंग मुझसे होके गुजरी, जब प्रभात ने कहा भाई तुम्हें तो दास्तान गोई करनी चाहिए क्योंकि तुम बहुत कहानियां सुनाती हो. और ये बात है 2006 की, किरण. 2006 में तो स्टोरी टेलिंग का इतना रिवाज भी नहीं था, अगर आपको याद हो. ये आजकल फिर भी बहुत सारे स्टोरी टेलर्स हैं, अब कोर्स हो रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं स्टोरी टेलिंग के बारे में. लेकिन जब 2006 की बात है, वहां तक स्टोरी टेलिंग तो छोड़िए, तब दास्तान गोई तो छोड़िए, स्टोरी टेलिंग की भी बात बहुत दूर दूर तक नहीं होती थी. लेकिन उस वक्त मैंने इसको चुना कहानी सुनाने के लिए. और ये है कि आप जहाँ पे बड़े हुए वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग नेबरहुड था, क्योंकि वहां पे लास्ट जो स्टोरी टेलर थे हमारे, वो वहां से थे. तो आपको कभी ऐसा लगा कि मे बी ये डेस्टिन्ड है, मे बी ये स्टार्स में लिखा हुआ है कि आप स्टोरी टेलिंग में जाएंगे? कभी नहीं, बल्कि मुझे हमेशा ये लगा कि मुझे दास्तान गोई ने खुद चुना है, क्योंकि मीर बाकर अली आखिरी दास्तान गो थे. और ये इत्तेफाक नहीं हो सकता कि वो पहाड़ी भोजला पे ही रहते थे. भाई पुरानी दिल्ली तो बहुत बड़ी है, वो कहीं और भी रह सकते थे. और मेरी पैदाइश पुरानी दिल्ली पहाड़ी भोजला की है, और मैं हॉस्पिटल में ही पैदा नहीं हुई, मैं घर में पैदा हुई थी. तो ये तो बिल्कुल मेरी डेस्टिनी में मैं लिखवा कर लाई थी. तभी तो वो नौकरी छोड़ छाड़ के, अच्छी खासी नौकरी छोड़ के मैं इस रास्ते पे निकल पड़ी, और ये सोचे बगैर किरण के होगा क्या आगे. और ये आज जब ईमानदारी की बात ये, जब आज लोग मुझे कहते हैं अरे यू आर द फर्स्ट फीमेल दास्तान गो, उस वक्त तो मैंने ये सोचा भी नहीं था कि मतलब कि भैया मैं फर्स्ट फीमेल दास्तान गो होने वाली हूँ. ना ही मुझे इस बात का अंदाजा था कि दास्तान गोई लोग इतना पसंद करने लगेंगे या सुनना चाहेंगे. तो ये बिल्कुल डेस्टिनी ऊपर से लिखवा के लाई थी. बिल्कुल, ये बात है कि ये डेस्टिनी को आपने इतना, क्या कहते हैं, so beautifully you transformed it and you took it and you owned it and you became a female storyteller. और ये इतना पेट्रियार्कल फील्ड है फौजिया, इतना पेट्रियार्कल फील्ड है, तो जरूर आपको रेजिस्टेंस तो फेस करना पड़ा होगा. कहीं ना कहीं से कुछ किसी ना किसी ने बोला कि औरतें ये नहीं कर सकती है, आप ऐसे कपड़े नहीं पहन सकते हो, आप ऐसे नहीं कर सकते हो. तो क्या क्या रेजिस्टेंस फेस किया आपने? देखिए, रेजिस्टेंस जो सबसे अहम रेजिस्टेंस था वो ये था कि किसी ने पहले फीमेल दास्तान को देखी नहीं. तो जब आप दास्तान गो, ये जो कंपैरिजन है ना, मेल दास्तान गो फीमेल दास्तान गो, मेल दास्तान गो जब आते हैं भाई, एक तो
मेल हैं वो, फिर उनकी आवाज ऐसी है कि भाई माइक के बगैर भी वो दूर तक जा सकती है। तो आवाज इसमें मतलब बीइंग अ फीमेल दास्तान को मुझे लगता है कि वॉइस आवाज जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट अहम किरदार प्ले करती है। तो ऊपर वाले का करम था कि आवाज मेरे पास भी बुलंद थी और मैं भी बगैर माइक के जा सकती थी, उर्दू लिखनी पढ़नी आती थी। तो उसने उसने काफी मदद की। रेजिस्टेंस इस मामले में हुआ, एक बार मैं स्टेज से उतरी और उन्होंने कहा भाई आप कैसे दास्तान गोई कर सकती हैं, ये तो अलाउड ही नहीं है। तो मैंने कहा कहीं लिखा हुआ है क्या, किसी किताब में कहीं लिखा हुआ है कि भाई मेल ही दास्तान गो करेंगे। और काफी बार जब लोग आपसे डरते हैं, जब वो इनसिक्योर होते हैं आपको लेके, उनकी आप उनकी जगह छीन लेंगी अपने काम से, तो वो रेजिस्टेंस है, जाहिर बात है। दूसरी बात ये कि किरण, ये आपने भी देखा होगा, आप मुंबई बेस्ड हैं, प्रोफेशनल लाइफ में हैं, कि जब भी हर आदमी को लगता है कि ये हमारी बपौती है, मतलब ये सिर्फ मेरे ग्रुप की चीज है, या कोई बाहर की लड़की आके इसमें एंटर नहीं हो सकती। काफी बार हम कहते हैं यार मुझे बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा क्योंकि मैं इस फील्ड से नहीं थी, हमारे कोई गॉड फादर नहीं थे, हमारे कोई बाप दादा ये चीज करते हुए नहीं आ रहे थे। तो उसमें मुझे सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस मिला, उस एंट्री पॉइंट में, मैं समझती हूँ। क्योंकि ये रेजिस्टेंस एक बात है, हम सब ग्लास सीलिंग्स तो सभी जगह होते हैं और वो जो होते हैं वो तो तोड़नी तो होती ही है, पर जो आप थीम्स लेते हैं फौजिया, हाँ वो वेरी विमेन सेंट्रिक है, वो वेरी फीमेल ओरिएंटेड है, और आप ये नहीं हाँ सोचते कि शायद ये मुझे नहीं करना चाहिए, शायद ये डिस्टर्बिंग हो। आपने महाभारत पे भी हाँ किया हुआ है, रामायण पे भी किया हुआ जी है, तो ये बड़ी अनयूजुअल थीम्स है। और जी। ये टाई इन करते थोड़ा जो मैं बात करना चाहती हूँ वो क्रिएटिविटी से। तो आपका प्रोसेस कैसा है जब आप सोचते हो कि मैं क्या क्रिएट करूं, मैं कैसे ये ट्रेडिशनल जो फॉर्म है स्टोरी टेलिंग का, उसको न्यू वेज में कैसे प्रेजेंट करूं, मैं क्या नया करूं इसमें? किरण, मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरी जो कहानियां हैं वो मुझे चुनती हैं हमेशा, ऑलवेज। हाँ, जैसे जब आपने ही कहा कि आप कैसे चुनती हैं, तो महाभारत जब मैं कर रही थी, एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और मैं महाभारत पे इत्तेफाक था, मैं काम कर रही थी, तो मैं बैठी हुई थी, मैंने जिक्र किया अरे यस आई एम वर्किंग ऑन महाभारत विद माई राइटर। तो उन्होंने कहा कि अरे तो हमारे तो एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, तुम उस पर क्यों नहीं करती। तो साउथ एशियन यूनिवर्सिटीज की कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उन्होंने कहा हम वहां पर पूरे ये मतलब पेपर्स पढ़े जा रहे हैं, और वाई 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 डोंट यू डू इट फौजिया। मैंने कहा ओके। तो ये मैं काम ऑलरेडी कर रही थी, मगर ये लॉन्च करने का जरिया वहां पे मिला। दास्तान गांधी मुझसे डॉक्टर रक्षंद्र जलील ने कराई। दास्तान राम जो पूरी पोइट्री में है, जो उर्दू में है, और वो पहली बार ऐसी है, मतलब लोग कमेंट करते हैं जा जाके मेरे प्रोफाइल पे कि भाई फौजिया ऐसी ऐसे जिस तरह से आपने प्रभु के दर्शन कराए वैसे हमने कभी नहीं किए। और कंटेम्प्रेरी काम करने की बात यह है किरण, जब मैं वुमेन सेंट्रिक काम करती हूँ, जैसे मैंने क्विंट के साथ काम किया था निर्भया पे, हाँ, तो वो हमने एक डिजिटल स्टोरी टेलिंग करी थी, वो रेप करते नहीं रेप हो जाता है। हाँ, तो वो एक डिजिटल स्टोरी टेलिंग थी जो मैंने उनके लिए करी। मैंने सेफ मदरहुड पे काम किया। मैंने अभी ब्रेक थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशन है, सब लोग जानते हैं, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। अभी उनका 6 मार्च को एक इवेंट हुआ था, वहां पर मैंने पूरा एक क्रिएट किया, खास तौर से उनके लिए बनाया मैंने शो ओ वुमनिया। तो वो पूरी, और उसमें मैंने सारी पोइट्री जो मेरी बड़ी दिल के करीब है, मेरी दोस्त जो फेमिनिस्ट पोइट्री लिखती हैं, उस पे मैंने वो पूरा बेस करके बनाया। 15 मार्च को मैं फिर एक जगह जा रही हूँ जहां उनके लिए मैं पूरा एक वुमेन बेस्ड चीज क्रिएट कर रही हूँ। तो कहानियां मुझे ढूंढती हुई आ जाती है, जो भी मेरे दिल में होता है, ऐसा लगता है मुझे किरण, वो मतलब। और हाँ, मैं इसलिए कोई चीज नहीं करती किरण कि अरे इसके बड़े शोज लगने वाले हैं, ये बहुत बिकेगा, ये कमर्शियली बहुत वाइबल है, ऐसे ऐसी बातें जब लोग करते हैं ना, तो मैं मन से काम करती हूँ। मतलब सबने कहा था यार कम ऑन, कोई नहीं सुनेगा महाभारत उर्दू में, राम कोई नहीं सुनेगा उर्दू में, प्लीज मत करो, ये कुछ 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 और करो, कुछ हंसी का करो। जैसे लोग मुझे, मैंने भवरी देवी किया अभी, जो डॉक्टर अर्शद सेठी ने पूरा कंसेप्चुलाइज किया है, और इसको अशोक लाल ने लिखा है। भवरी देवी पहली ऐसी दास्तान है जो आप ये कह सकती हैं कि वो जिंदा हैं अभी, और उनके ऊपर दास्तान है। दैट्स वेरी फैसिनेटिंग। और वो रिसीव कैसे हुआ, ऑडियंस ने कैसे उसको रिसीव किया? इसका पहला शो हमने किया था हैबिटेट में अभी, और लोगों ने कहा गुज़बम आ गए, किसने कहा रोना आ गया। और फिर अभी जेएनयू में किया हमने दोबारा, अभी अप्रैल में हम पूरा एक काफिले की तरह हम चलेंगे, समझिए, एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर, भवरी देवी को लेके हम ट्रैवल करने वाले हैं, सारी वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके।
तो इट्स वेरी वेल रिसीव्ड। बल्कि लोगों ने कहा अरे इतना पैथोस है, कोई नहीं सुनेगा फौजिया, व्हाई डोंट यू डू इट। कोरोना के बाद अब लोग सुनना नहीं चाहते हैं, सब हंसना चाहते हैं, तुम कुछ ऐसा 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 क्यों नहीं करती। मैं बिल्कुल करती हूँ, मैं चाचा छक्कर ने तस्वीर टांगी करती हूँ, अंकल पॉजर हैंग्स अ पिक्चर का वो उर्दू वर्जन है। हाँ, तो वो मैं ऐसी बात नहीं है, मैं मुझे भी हंसना पसंद है, दिलावर फिगार को मैंने किया है। लेकिन मैं काम वो कर पाती हूँ जिससे मुझे बहुत मोहब्बत होती है किरण। मतलब भंवरी देवी का जब कॉन्सेप्ट डॉक्टर अर्चना सिट्ठी बना रही थी, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, तुम ये करना चाहोगी। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तो पूरी रिसर्च इस पे करने के बाद हम उसको मंजर आम पर लेकर आए हैं। और ये मोहब्बत है आप लोगों की कि मैं वो काम कर, क्योंकि आप लोग रिसीव करते हैं प्यार से, मोहब्बत से, तभी हौसला मिलता है और काम करने का। हौसला तो है फौजिया, जरूर हौसला। आप इतने ब्रेव थीम्स करते हो तो हौसला तो बहुत है। और मोर देन हौसला, आई थिंक इट इज योर इनेट, जो आपका सोशल कॉन्शियस है, जो आप अपने काम में, अपने जो क्रिएट करते हो उसमें बाहर निकल आता है। और हमको we get to see all that, we get to see that in your work, you know, your social consciousness and how you put together everything. What I'm very curious about, Fauziya, is when you're marrying a social consciousness with creativity, how does the process work for you? आपने अभी बोला स्टोरीज मुझे ढूंढते हैं, आप स्टोरीज को ढूंढते हैं? आप कभी देखते हैं कि कि इस चीज पे मुझे स्टोरी बनानी चाहिए तो मैं कैसे बनाऊंगी? मतलब कहाँ कहाँ इंस्पिरेशन तो सब जगह मिलती है, पर किस चीज को उठा के उस पे बिल्ड करना, डेवलप करना, ग्रो करना, वो कैसे आता है आपको? प्रोसेस ऐसे होता है, आपने कभी कोई चीज पढ़ी, आपको अच्छी लगी, हाँ किरण, और फिर आपको लगा यार इस पे कुछ करना चाहिए, इसमें मजा आएगा करने में। जैसे मैं आपको बताऊं, मंटो के अफसानचे सबने सुने, शॉर्ट सियाह हाशिए, सब अवेयर है उससे। मैंने जब उस पे आजादी के जब 75 साल हो रहे थे, तब मैंने उसे मैंने जैज के साथ किया था, जैज म्यूजिक के साथ। तो कोई सोच सकता है कि एक जैज म्यूजिक के साथ मंटो के अफसानचे पढ़े जाएंगे, हाँ। तो ये जो आप कह रही हैं कि आप कैसे ढूंढी, जब अब मंटो के अफसाने तो सब पढ़ रहे हैं, है ना, सब कर रहे हैं, लेकिन जब मैंने उसे जैज म्यूजिक के साथ किया पूरा ऑडबर्ड में, तो लोगों ने बहुत वेल रिसीव किया उसे। नंबर एक। नंबर दो, पूरा प्रोसेस ये होता है कि पहले मैं कोई भी कंटेंट जो है मैं पढ़ती हूँ, और वो मेरे दिल को छूना चाहिए, पहला रूल है, मेरे दिल को छूता है। फिर मैं अपने राइटर के साथ बैठती हूँ, फिर हम दोनों बात करते हैं। इसमें हमारी लड़ाई भी बहुत होती है, क्रिएटिव लड़ाई होती है, नहीं ये नहीं आना चाहिए, नहीं ये आना चाहिए, नहीं ये खराब है, ये। फिर एक मिलके फिर एक फर्स्ट ड्राफ्ट आता है। फर्स्ट ड्राफ्ट आने के बाद हम उसकी एक लाउड रीडिंग करते हैं, जिसमें मैं, राइटर और मेरे को परफॉर्मर्स होते हैं। फिर हम वापस लेते हैं, नहीं ये बैठ नहीं रहा, इसमें थोड़ा रिदम नहीं है, इसको थोड़ा सा और इधर लाते हैं, या अगर कुछ एडिट करना है तो वो होता है। फिर हम उसकी सेकंड रीडिंग करते हैं, फिर थर्ड रीडिंग में ऑलमोस्ट वो फाइनल होता है, और फिर हम उसको लाउड रीडिंग करना शुरू करते हैं, बेसिकली पढ़ना शुरू करते हैं। फिर पढ़ने के बाद फिर उसमें थोड़ा ड्रामा लाना शुरू करते हैं, फिर वो रियाज होता है, फिर रिहर्सल्स होती हैं। फिर उसके बाद मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उसको सबसे पहले ले जाने से पहले जो मेरे खास सुनने वाले हैं, मैं उनको जरूर कहती हूँ कि आप एक बार आइए और एक बार जरा सुनिए कि मतलब अच्छा लग रहा है, आपको क्या लग रहा है। तो मतलब जो बिल्कुल ही मुझे लगता है, जो कि मुझे प्यार भी बहुत करते हैं, जो मुझे क्रिटिसाइज भी बहुत करते हैं, तो ऐसे कॉम्बिनेशन में ढूंढ के उनको बुला के फिर मैं उनके सामने पेश करती हूँ, फिर उनका फीडबैक लेके फिर हम एक फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। वंडरफुल। तो जैसे हमारे राइटर्स में बीटा रीडर्स होते हैं, हम मैन्युस्क्रिप्ट किसी को भेज हाँ देते हैं ग्रुप्स को, हाँ फिर हमें फीडबैक हाँ मिलता है, तो हाँ आपके भी ऐसे बीटा हाँ लिसनर्स होते हैं? बीटा लिसनर्स, हाँ हाँ। ये अच्छा, आपने मेरी वोकैबुलरी बढ़ाई आज। तो ये सब होने के बाद व्हेन यू पुट समथिंग आउट इनटू द यूनिवर्स, एंड समटाइम्स कभी क्रिटिसिज्म आ जाता है, तो हम क्रिएटिव लोग बड़े सेंसिटिव प्राणी होते हैं, हमको बड़ा दिल पे छू जाता है। हाउ डू यू टेक क्रिटिसिज्म? किरण, क्रिटिसिज्म इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि आप किसी को नीचे लाना चाहते हैं, क्रिटिसिज्म इसलिए होना चाहिए क्योंकि आप उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो मेरे लिए ये बहुत अहम है कि वो क्रिटिसिज्म इन दो रास्तों में से किस रास्ते की तरफ जा रहा है। वो मुझे क्रिटिसाइज इसलिए कर रहे हैं कि भाई वो मेरे काम को नीचे लाना चाहते हैं, या वो मेरे काम को इम्प्रूव करना चाहते हैं। और ये हमें पता होता है कि भाई हाँ ये क्रिटिसिज्म है। अगर वो मेरे काम को ऊपर ले जाने के लिए है तो डेफिनेटली मैं उसको पॉजिटिवली लूंगी। और अगर वो सिर्फ इसलिए क्रिटिसिज्म है क्योंकि आपको थोड़ा नीचे लाना है या आपको थोड़ा ह्यूमिलेट करना है, तो वो फिर मैं खामोशी से रास्ता बदल लेती हूँ, क्योंकि उस वक्त उस बहस से कोई फायदा नहीं है। और क्रिएटिवली भाई, जैसे मेरा एक नजरिया है एक चीज को देखने का, आपका दूसरा नजरिया है देखने का, तो मैं हमेशा कहती हूँ आप क्यों नहीं ट्राई करते जो आपका नजरिया है।
है ना? ये मेरा नजरिया है, ये मैं ट्राई कर रही हूँ। जो आपका नजरिया है आप उससे ट्राई करिए, लेकिन आप मेरा नजरिया बदलने की कोशिश मत करिए। जैसे जब भी मैं गांधी करती हूँ, लोग हमेशा, मैंने सिर्फ गांधी जी के पॉलिटिकल जो उनका जीवन है उस पे किया है। मुझे काफी बार कई लोगों ने मुझसे कहा कि भाई आपने तो कस्तूरबा का जिक्र नहीं किया, आपने तो, मैं कहा भाई उनकी पर्सनल लाइफ में मैंने जिक्र किया जब उनकी शादी हुई, मगर उनकी पर्सनल लाइफ को टच नहीं किया मैंने, क्योंकि मैं खास तौर से एक डिस्क्लेमर देती हूँ हमेशा कि भाई ये पॉलिटिकल जो गांधी जी ने किया है, तो ये प्रोडक्शन मैंने बनाई थी गांधी जी पर कि भाई स्कूल्स में जब हम लेके जाएंगे बच्चों के लिए, बच्चे जब एक कहानी के तौर पे दास्तान सुनेंगे, गांधी जी के बारे में जानेंगे, उनकी वैल्यूज, और स्पेशली मैंने उनके किस्से डाले हैं इस दास्तान में। तो मैं कोई ज्ञान नहीं दे रही दास्तान में, मैं उनके जो किस्से हैं मैं उसको ऐड करके, और फिर मैं उसके जरिए कि भाई उनका उनका बर्ताव कैसा था छोटों के साथ, बड़ों के साथ, दोस्तों के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ, वो कौन सी चीज थी जो उनको सेक्रीफाइस करने के लिए कही गई, है ना? तो ये है। अब ये आपका नजरिया है तो आप करिए उस नजरिए से दास्तान, ये मेरा नजरिया है, मैं इससे करूंगी। Absolutely. And I wish people paid heed to that, that there's always subjective and there's always objective criticism. And हाँ जो है सो है, not everything will appeal to everybody. हाँ Not first, when you grow up in such a rich and diverse area of Delhi and with so much culture around you, वो सब वो सीप हो गया है आप में। आप जब बड़े हो गए हैं, यू लर्न लैंग्वेजेस वहाँ के, जो एकदम मैंने नाम पढ़े हैं पर मैं बोल नहीं पाऊंगी, वो अलग अलग लैंग्वेजेस, डायलेक्ट्स के बारे में हमें जरा बता दीजिए। डायलेक्ट्स ऑफ दिल्ली, जिसमें बेगमाती जबान है, करखंदारी जबान है, धोबियों की जबान है, जिसमें धोबनों की जबान के। देखिए जिस दिल्ली में मैं बड़ी हुई, पुरानी दिल्ली में, वहां पे हर तरह के लोग मौजूद थे, वहां पे कम्युनिटीज थी, वहां पे लिटरेरी लोग वहां से निकले हैं, सारे पढ़े लिखे लोग वहां से निकले हैं। फिर वहां पर एक तबका था जो करखंदारी था, फिर वहां पे एक तबका था जो धोबनों का था, वहां पे बेगमात रही हैं। तो बेगमाती जबान क्या होती थी, वो कैसे बोलती थी, जो सिर्फ जनाने का पार्ट हुआ करती थी, यानी कि वुमेन बाहर नहीं आ सकती थी। तो उनके बारे में जो लिखा है, सबसे अच्छी बात यह है कि बेगमाती जबान के बारे में मर्दों ने लिखा है। तो मैं तो वो जबान सुन के बड़ी हुई थी। तो जब वो किताब आई, अरे मैंने कहा ये किताब लिखी है इसके ऊपर। क्योंकि आजकल किरण मुझे एक और चीज लगती है, जब मैं पुरानी दिल्ली को देखती हूँ, कि आज लोग एक्सपीरियंस करने वहां जाते हैं, है ना? एक्सपीरियंस करना है हमें भाई, मगर वो हमारी तरबियत का हिस्सा रहा है, वो मेरी परवरिश का हिस्सा रहा है, उसको मैंने जिया है। तो जब डायलेक्ट्स ऑफ दिल्ली को काम करने का असल में क्यों ख्याल आया, मैं ये बताती चलूं कि जब भी मैं कहती थी मैं पुरानी दिल्ली से हूँ, तो लोग हंसते थे, अरे अच्छा आ रही हूँ, जा रही हूँ, कर रही हूँ। तो मुझे कभी समझ में नहीं आया कि भाई इसमें मजाक उड़ाने वाली क्या बात है, आ रही हूँ, जा रही हूँ, कर रही हूँ। फिर मुझे ये समझ में आया कि इन लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि ये एक, सब लोग ऐसे नहीं बात करते वहां पर, लेकिन एक खास तबका है जो इस तरह से बात करता है। तब मैंने ये पूरा एक अपना प्रोडक्ट बनाया कि भाई मैं फिर कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और जो भी इंटरेस्टेड है उनके साथ जाके हमने ये सेशंस मैं कंडक्ट करती हूँ, और वो मैं बाकायदा बोल के दिखाती हूँ। क्योंकि जब तक मैं बोलूंगी नहीं उसे उस अंदाज में, लोगों को समझ में नहीं आता कि भाई डिफरेंस क्या है बेगमाती जबान में, करखंदारी जबान में, या धोबनों की जबान में, क्या या नाइन की बोली है उसमें। भाई एक जमाना था ना जब शादी.com नहीं था आपके पास, जीवनसाथी.com नहीं था, तो शादी कौन कराता था? नाई की जो बीवी होती थी, नायन ताई, उन्हें लोग नायन ताई बुलाते थे, और वो घरों में जाती थी और उनको उनके बेसिकली उनको हिफ्स, मतलब इनकी मेमोरी में थे सारे बायोडाटा। आप एक नाम लो और वो कहे, अरे उसकी लड़की देख लो ना, उसकी लड़की ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, ऐसी ऐसी है। तो वो सारी और वो पूरा कॉन्वर्सेशन है कि कैसे वो जा रही हैं और कैसे वो बता रही हैं और कैसे वो पूरी मार्केटिंग कर रही हैं बेसिकली अपनी, अरे 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 इसका लड़का तो देखो, अरे इसका तो देखो। वो मैंने उसमें खास तौर से इस पूरे प्रोडक्शन में ये मैंने कोशिश की है करने की। Lovely. I must listen to it sometime. It sounds fascinating. Or I've always been fascinated by the fact that, in not just in India, around the world, to rely on creativity for a living is a risky business. और आपके पास सेटल्ड जॉब था, आप लेक्चरर थे, बाकायदा अच्छे इंस्टीट्यूट में थे, फिर आपने डिसाइड किया कि आई वांट टू गिव दिस ऑल अप एंड आई वांट टू टेल स्टोरीज। तो जरूर रेजिस्टेंस तो होगा फैमिली से, लव्ड वन से, कि क्या कर रही हो, क्यों छोड़ रहे हो सब, और हाउ डिड यू कम ओवर दैट? मेरी अम्मा और भाई को मसला नहीं था बेसिकली, मगर मेरे और रिलेटिव्स को बहुत मसला था कि दिमाग खराब हो गया है,
पागल हो गई हो, प्रोफेसर की नौकरी कोई छोड़ता है? अगले मतलब जिस तरह से मैं वहां मेरी प्रमोशंस हो रही थी वहां पे, उस हिसाब से मैं अगले 5 साल में प्रिंसिपल बन जाती किसी कॉलेज की। मतलब जिस हिसाब से वो मुझे प्रमोट कर रहे थे हर साल, और मेरे मेरे अप्रेजल्स बहुत अच्छे जा रहे थे, तो सबको लगा दिमाग खराब है भाई, बिल्कुल। मतलब वो भी सरकारी नौकरी, मतलब ऐसा भी नहीं है ना कि आप किसी प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट, मतलब आपको पता है कि भाई बस, मतलब वो आने ही वाला है वो लेटर। और उस वक्त मैंने, क्योंकि मुझे लगा कि अगर वो लेटर मेरे हाथ में एक बार आ गया तो फिर शायद बड़ा मुश्किल हो जाता। वो आने वाला था लेटर विद इन अ वीक, मतलब मुझे पता चल गया था कि ये लेटर आने वाला है। और तब मैंने कहा कि नहीं, अभी मुझे ये नहीं कर पाऊंगी मैं। मैंने भाई 2000 से मैंने काम करना शुरू किया है, 2014 में मैंने नौकरी छोड़ी है, तो ठीक ठाक अरसे काम किया है, मैंने नौकरी की है। उसके बाद फिर मैंने डिसीजन लिया कि भाई जिंदगी में ये वो चीज नहीं है जो मुझे चाहिए। और किरण, क्रिएटिविटी में जिंदा रहना बिल्कुल आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है आपको, बहुत चीजें कुर्बान करनी पड़ती हैं आपको, बहुत ख्वाहिशात की कुर्बानी देनी पड़ती है आपको। मैं अपने जॉब वाले सारे दोस्तों को देखती हूँ, वो जितना ट्रैवल करते हैं या जितनी लाइफ वो गुजार रहे हैं वो, लेकिन हर चीज की ना कॉस्ट होती है जो हमें देनी होती है। और मैं समझती हूँ ये मेरे फैसले की कॉस्ट है जो मैं दे रही हूँ, मैं खुशी से दे रही हूँ, मतलब मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है, ना खुशी नहीं है। और स्पेशली कोरोना के बाद क्रिएटिविटी पे जिंदा रहना ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये आप जानती हैं दुनिया बदल चुकी है बिल्कुल कोरोना के बाद। और हम आर्टिस्ट लोगों की तो मतलब बिल्कुल ही दुनिया बदल चुकी है आफ्टर कोरोना। तो कोरोना में जब ये हो गया कि इवेंट्स नहीं हो पाए, आप लाइव ऑडियंस के सामने नहीं जा पाए, आप अपने शोज नहीं कर पाए, और फिर आई थिंक वर्चुअल हुआ होगा आपके सारे शोज, या ऑनलाइन हुए होंगे, तो एज अ क्रिएटिव परफॉर्मर वो कैसा रहा होगा? मतलब ये यू फीड ऑफ द ऑडियंस व्हाइल यू परफॉर्मिंग लाइव, बट स्क्रीन पे तो वो मजा नहीं आया होगा। बिल्कुल। किरण, मेरे ख्याल से सबसे, मैं वो आर्टिस्ट हूँ सबसे कम शोज किए हैं ऑनलाइन, मैंने नहीं किए, क्योंकि जूम के कैमरे ऑफ होते थे। मैं, और अगर वो कैमरा ऑन करें तो हम डिस्टर्ब, है ना, वहां पे आवाज आए तो हम डिस्टर्ब। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ये पॉडकास्ट जिसपे मैं हूँ, जिसमें इंटरव्यू कर रही हूँ अभी, फिर मैंने ऑडियो की तरफ सोचा है, मैं जाऊंगी, मैं ऑडियो की तरफ जाऊंगी। फिर रेड एफएम के साथ बात करके मैंने वहां पॉडकास्ट लॉन्च किया, दास्तानी बॉलीवुड। पहला पॉडकास्ट दास्तानी बॉलीवुड, जिसमें मीना कुमारी के बारे में है वो पूरा पॉडकास्ट। फिर दूसरा जो पॉडकास्ट आया वो मधुबाला पे था, तो वो पूरी सीरीज है मतलब। तो मैं फिर पॉडकास्ट की तरफ गई, क्योंकि मुझे लगा कि अब दास्तान गोई को सुनने वाली चीज बनाया जाए ऑडियो पर, ना कि वीडियो पर। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे, या तो वीडियो आप बना के एडिट करके अच्छा सा डाल दें, तब बात बनती है, लेकिन जब आप लाइव ऐसे कैमरे पे कर रहे हैं, वो थोड़ा मुझे एज एन आर्टिस्ट, ये मेरी राय है, जरूरी नहीं है ऐसे लोग मुत्तफिक हों, मुझे लगता है कि थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल इन द सेंस कि मुझे अपने ऑडियंस की आंखों की चमक देखनी है, मुझे उनकी एनर्जी चाहिए, मुझे उनकी वो हंसी चाहिए, मुझे उनकी वो उदासी चाहिए जो मैं उनके चेहरे पे देखती हूँ, मुझे वो उनके मुंह से निकली हुई वाह चाहिए जो वो मुझे एकदम से देते हैं, भाई वाह क्या बात कह दी। तो मुझे वो ताली चाहिए, मतलब मुझे मुझे वो पूरी पूरी एनर्जी चाहिए, और वो मिलती नहीं है मुझे ऑनलाइन। तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई, तो मैं इसलिए ऑडियो की तरफ रवाना हो गई। तो अभी पॉडकास्ट और एंड लाइव शोज दोनों साथ टैंडम में चल रहे हैं। दोनों बट साथ दोनों साथ चल रहे हैं। फिर ऑडिबल के साथ काम किया, रेख्ता की ऑडियो सीरीज करी, वो सब किया। ये क्रिएटिविटी बड़ी अजीब चीज है, कभी रहती है, कभी हमारे पास आती है, कभी हम उसके पीछे दौड़ते रहते हैं। यू डोंट कांट फाइंड इट, यू कांट ग्रैब इट। जो कहते हैं म्यूज जो है वो बड़ी एल्यूसिव क्रीचर है, कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है। तो आप कैसे टैकल करते हैं वो फेजेस जब क्रिएटिविटी नहीं आती है आपके पास? पेशेंस इज द की, सब्र। क्योंकि आप बिल्कुल सही कह रही है, कुछ कुछ दिन बड़े अच्छे होते हैं, मतलब आपका दिमाग एकदम चल रहा होता है, ये, और कुछ कुछ दिन ऐसा लगता है निकल ही नहीं रहा, निकल ही नहीं रहा, अरे अरे, मतलब वो यहीं पे आके ऐसा लगता है बस अटक गया है। और काफी बार आप एक चीज पे आके अटक जाते हैं, और फिर आपको लगता है अरे इसे आगे कैसे बढ़ाऊं अब, है ना। अगर कोई चीज मुझे कंसेप्चुलाइज करनी है, तो काफी बार तो मतलब 2 घंटे में चीजें हो जाती हैं, और काफी बार फिर मुझे लगता है, अमूमन ऐसा होता है जब मैं कहीं अटकती हूँ, उसी वक्त ना मैं नीचे अपनी सोसाइटी में एक वॉक करके आती हूँ तेज। हाँ, उससे मुझे काफी मतलब फर्क पड़ता है। या मैं उस सब्जेक्ट से हट के कुछ और पढ़ने लगती हूँ,
तो थोड़ा दिमाग उधर जाता है, फिर अचानक से दिमाग की एक बत्ती जलती है। हाँ, तो ये अपने अपने तरीके हैं टैकल करने के, लेकिन मैंने ये देखा है कि काफी बार ना हम घबरा जाते हैं इन ऐसे फेसेस में किरण। मतलब एक एक अजीब सा गुस्सा भी आने लगता है कभी कभी, एक अजीब सी फ्रस्ट्रेशन होने लगती है, झिझलाहट होने लगती है। तो मुझे लगता है कि उस वक्त थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए, और वो सब्र बड़ा मुश्किल है करना। क्योंकि हमें लगता है कि चला गया है जो हमारा जो फाउंटेन था, एग्जैक्टली जो क्रिएटिविटी का वेल था, वो हाँ सूख गया है, अभी कुछ बनेगा नहीं हमसे। एंड मतलब वो अनलिमिटेड तो नहीं है हमारे पास रिजर्व, हमको लगता है कि कभी ना कभी खत्म होने वाला है। तो हाउ डू यू फीड योर क्रिएटिविटी? व्हाट इज योर mantra, so to speak? Is it the world around you? Is it reading? Is it attending performances? Is it doing something completely unrelated to the space? क्या करते हैं आप क्रिएटिविटी? मैं पुरानी दिल्ली जाती हूँ, ईमानदारी की बात है, क्योंकि अभी मैं वहां नहीं रहती हूँ, तो अभी तो मैं पुरानी दिल्ली जाती हूँ, और वहां पे सिर्फ आपाफत्तों हैं या जो पुरानी औरतें हैं, मैं उनको वापस सुनना शुरू करती हूँ, मतलब उनसे बातें करनी शुरू करती हूँ, और वहां उन लोगों में बैठना शुरू, क्योंकि असल में मेरी इंस्पिरेशन तो वही है। अशरफ सुबुही दहलवी साहब ने बहुत अच्छी बात कही है अपनी किताब में, दीवानी औरतें और पगले आदमी जो हैं पुरानी दिल्ली के, मेरी भाई वो फील वही है। मैं अभी नानी के चली जाती हूँ, एक हफ्ते वहीं रहती हूँ, क्योंकि मेरा ननिहाल वही है अभी भी सारा, वहां रहती हूँ पूरा, फिर वहां पढ़ती हूँ, फिर वहां पे जामा मस्जिद की चिड़ी पे जाके बैठ गई कभी, फिर उर्दू बाजार चली गई, वहां पे किताबों में घुस गई, वहां थोड़ा टाइम निकाला। और हाँ, कॉन्सर्ट्स में इतनी नहीं जाती देखने उस फेज में, मैं लोगों से मिलना शुरू कर देती हूँ, और वो भी ऐसा नहीं कि बहुत फेमस लोगों से मैं मिलना शुरू करती हूँ, या जिनके साथ बैठना शुरू करती हूँ, बातें करना शुरू करती हूँ। बातें करते करते कोई एक चीज अचानक से मेरे अंदर जागती है। मुझे लोगों से मिलना और उनसे बातें करना बहुत पसंद है, लेकिन बहुत इंटेलेक्चुअल लोगों की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो जिन्होंने जिंदगी जी है, जिन्होंने प्रैक्टिकल लाइफ जी है, जो बताते हैं अरे बीबी तुम हमारे जमाने में तो ये हुआ करता था। तो मुझे उन लोगों की सोहबत में बैठना अच्छा लगता है, और फिर वहां से एक एक नई चीज निकल के आती है। सारे हाँ, कॉन्वर्सेशन, बातचीत, बातें बातें। मैंने आपका एक इंटरव्यू पढ़ा था फौजिया, जिसमें यू हैव सेड कि द बेस्ट स्टोरी टेलर्स एंड द ओल्डेस्ट स्टोरी टेलर्स हैव बीन वुमेन, एंड वी हैव लर्नड स्टोरीज फ्रॉम द लैप्स ऑफ आवर मदर्स, आवर ग्रैंडमदर्स. Could you speak a bit more about why women are the storytellers? Why are they the passers on of cultural heritage, so to speak? क्योंकि भाई मैं दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ किरण, मैं पुरानी दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ। कल्चर को संभालना जो है वो औरतों का काम होता था घर में। भाई अब कोई त्योहार है, घर में कोई शादी है, घर में कोई खुशी है ना, या घर में कोई दावत है, तो आप ये देखेंगे कि औरतें ही जो है वो सारी प्लानिंग करती हैं बेसिकली। हाँ, भाई मर्दों का काम ये होता है कि वो पैसे जरूर देंगे या बाहर जो चीजें अरेंजमेंट कराएंगे। औरतें इसलिए हैं क्योंकि ये वो औरतें जिन्होंने लिख के ट्रांसफर नहीं कर रही हैं अपनी चीजें, है ना, ये जो हेरिटेज जो कल्चर ट्रांसफर कर रही हैं, वो अपनी बातें सुना के, अपनी कहानियां सुना के ट्रांसफर कर सकती हैं, और जितनी अच्छी बातें औरतें कर सकती हैं, ये आदमियों का बूता नहीं है, ये आदमी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये हमारा खासा है, ये हमारी शख्सियत का हिस्सा है, ये हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा है, और ये हमारे अंदर इनबिल्ट है। मतलब मैं हमेशा बोलती हूँ ये जो चिप है ना, ऊपर वाले ने हमारे अंदर डाली है ना, तो इसके लिए हमारी कोई ट्रेनिंग नहीं है उस तरह से। अगर आप कहेंगी कि कोई ट्रेनिंग है, या आप कहेंगी ये हमें दिया है ऊपर वाले ने। और ये मैं बुजुर्ग औरतें, तो मैं पुरानी दिल्ली की नहीं, मैं जितनी भी बुजुर्ग औरतों से मिली हूँ, अलग अलग शहर की औरतों से मिली हूँ, वो जो बातें बताती हैं, वो जो, और सबसे बड़ी बात है ना, मोहब्बत और दिल के करीब रखती हैं वो चीजें, वो भूलती नहीं है उम्र। अगर आप भी लोग, अरे बेटा उस जमाने आपके दादा नाना को इतनी बातें याद नहीं होंगी जितनी आपकी नानी और दादी को बातें याद होंगी। सही बात है। ये ना एक वो है सजोने की चीज, मतलब, और हमें मालूम नहीं है ये हम कर रहे हैं। इसकी दूसरी खूबसूरती ये है कि औरतों को ये पता ही नहीं है कि वो इतना बड़ा काम कर रही हैं। उनको लगता है अरे मैं तो अपनी बेटी से बातें कर रही हूँ, मैं तो अपनी पोती से बातें कर रही हूँ, लेकिन अल्टीमेटली वो ट्रांसफर कर रही है ये चीजें। ये ऐसा कोई फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, तो ये औरतों का हिस्सा है। वो है ना, जबानदानी है हिस्सा बेगमों का, ये बातें मर्दुएं लाएं कहां से, सबा का फैसला है औरतों पर। Lovely. So we were talking of women and storytelling, and how women are the passers on, so to speak, of cultural heritage. Now,
When you tell a story, Fauzia, are you conscious of this burden, so to speak, that you're passing on a cultural heritage, you're passing on a legacy, you're telling people about what their past was, what their future could be? How does that sort of impinge on when you create stuff? It can be quite a burden. फॉर मी नो, उसकी एक वजह है किरण, क्योंकि मैं कहानी ये सोच के नहीं कर रही हूँ कि मुझे ये ट्रांसफर करना है। जैसे जब मैंने डायलेक्ट्स ऑफ दिल्ली का काम शुरू किया तो वो मैंने बुरा मान के किया था। बेसिकली मैं बुरा मान गई थी कि भाई आप मजाक क्यों उड़ाते हैं पुरानी दिल्ली का, ठीक है। तब मैंने पूरा एक ये क्रिएट किया उनके लिए कि भाई ये डायलेक्ट्स हैं, डायलेक्ट्स ऐसे बोले जाते थे, इसमें ये अहमियत थी। तो आई जस्ट वांटेड टू अवेयर, आई जस्ट वांटेड पीपल टू बी अवेयर अबाउट दैट। हाँ, आई डोंट वांट कि भाई नहीं भाई मैं आई हूँ आपको कल्चर ट्रांसफर करने और ये सब, नो। लाइक जब मैं महाभारत कर रही थी उर्दू में, जब मैं राम कर रही थी उर्दू में, तो उसका रीजन ये था क्योंकि मैं पुरानी दिल्ली में पली बड़ी हूँ भाई। मैं, अब जिसे आप गंगा जमनी तहजीब कहते हैं, ये हमारे लाइफस्टाइल का हिस्सा था। ये तो अब आप इसे गंगा जमनी तहजीब कह रहे हैं, लेकिन ये तो हमारी होली, दिवाली, रमजान, ईद हमारे सब साझी हुआ करते थे, ठीक है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। तो जब मैं महाभारत उर्दू में कहती हूँ, लोग कहते हैं अरे आप तो मुसलमान हैं, आप कैसे महाभारत उर्दू में करती हैं, राम उर्दू में करती हैं। तो मैं बिलीव करती हूँ तो ही मैं ये चीज कर पाती हूँ। लाइक हमारे घर में जब मिलाद होता था तो हमारे ये इक्वल अमाउंट के मेरे मामू के फ्रेंड्स, मेरे पेरेंट्स के फ्रेंड्स जो नॉन मुस्लिम थे वो शामिल होते थे। हम उनकी दिवाली की पूजा में जाके शामिल होते थे। तो ये तो मेरी अपब्रिंगिंग का हिस्सा रहा है। तो इस तरह से मतलब ये मेरे लिए नॉर्मल बात है। जैसे जो लोगों के लिए एक्सपीरियंस है, जो लोगों के लिए एक लगता है अरे कल्चरल हेरिटेज ट्रांसफर हो रहा है, भैया ये मेरे लिए बिल्कुल नॉर्मल बात है। तब ये मेरे लिए मेरी जिंदगी का हिस्सा है, था, है और रहेगा। हाँ, तो इसलिए मुझे नहीं लगता ये कोई मैं नहीं, बर्डन नहीं है। ये मेरा शौक है, ये मेरा इश्क है, मैं ऐसे कर रही हूँ। अब आपको इसमें से जो लेके जाना है आप लेके जाइए भाई, मैं इस जिम्मेदारी से मुक्त हूँ। Brilliant. Final questions, Fauzia. What do you think is the most important trait for creativity, for a creative person to have? अडेप्टेशन, मेरे ख्याल से, क्योंकि आप क्रिएटिविटी का ये मतलब है कि आप हालात के हिसाब से अपनी क्रिएटिविटी को कॉम्प्रोमाइज ना करें, लेकिन हालात के हिसाब से उसे ढाल लें, उस फॉर्म को आप उस तरह से ले आए, आप उसे डाइल्यूट ना करें। मेन करिए आपको अगर कोई प्योर फॉर्म है तो आप उसको खत्म कर दें। लेकिन मुझे लगता है कि एज एन आर्टिस्ट अगर आपके अंदर एक अडेप्टेबिलिटी है, वो एक बहुत ही अहम चीज है। सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढकते, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है किरण। हाँ, आपको अपना प्योर आर्ट फॉर्म तो बचा के रखना ही है, लेकिन फिर भी जैसे अगर मैंने पॉडकास्ट किया जब कोरोना आया, अगर मैं लकीर की फकीर बन जाती, नहीं जी ये तो लाइव शो है, मैं तो सिर्फ मैंने कॉल लिया ऑनलाइन शो ना करने पर, है ना। मैंने वो बहुत कम शोज किए, बिल्कुल बहुत कम, लेकिन मैंने कहा कि नहीं मैं पॉडकास्ट करूंगी, ठीक है। तो मुझे लगता है एक अडेप्टेबिलिटी, क्योंकि आपको अपने आर्ट को पहुंचाना तो है ना लोगों के पास, और वो आप चाहते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में जाने, इसके बारे में सुने। और वो तभी होगा जब आप इसकी प्योरिटी को भी कायम रखेंगे और कुछ और किसी और जरिए से भी पहुंचने की कोशिश करेंगे। Adaptability, that's the main thing according to you. अगर आपको किसी ने पूछा कि फौजिया मैं और क्रिएटिव कैसे बनूं, मुझे क्या करना चाहिए मेरे क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए, तो व्हाट एडवाइस वुड यू गिव देम? तो मेरा मानना है तो आप रीडिंग करिए, जो भी आपका सब्जेक्ट है, क्योंकि जितना आप पढ़ेंगे उतनी आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी और आपकी दिमाग की जो खिड़कियां हैं वो खुल जाएंगी। और हमारी अम्मा कहा करती थी कि सोहबत यानी कि जिसके साथ आप बैठते हैं वो आपको बनाती है या बिगाड़ती है। तो आपकी सोहबत अच्छी होनी चाहिए। जिन लोगों के साथ आप, जैसे मुझे याद है कि मैं बचपन से ही पता नहीं क्यों किरण, मैं हमेशा अपने बड़ों के में बड़ी घुसती थी। मतलब मेरी अपनी उम्र के बच्चों से दोस्ती कम होती थी और अपने बड़ों से ज्यादा दोस्ती होती थी। ये हमेशा से रहा है, ये मेरा स्कूल का सिनेरियो भी रहा है, मेरे कॉलेज का भी रहा है। इवन अब जब मैं इस प्रोफेशन में आ गई हूँ, मैं अब भी अपने से बड़ी उम्र के लोगों में बैठती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो ये जरूरी है और मुझे लगता है कि इसने बहुत कॉन्ट्रीब्यूट किया है मेरे काम में। तो ये सुन के तो मैं बड़ी खुश हो गई कि रीडिंग, हाँ, पढ़ना तो रीडिंग देखिए, पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ना मतलब और पढ़ना इन द सेंस किताब हाथ में लेके पढ़ना बहुत जरूरी है। वो जो एक फील आता है ना वो कागज का, मतलब मैं सच में अगर मुझे कोई भेजता भी है ना, यकीन मानिएगा मैं उसका प्रिंट आउट निकाल के पढ़ती हूँ। मुझे बड़ी तकलीफ है ये लैपटॉप पे पढ़ने में और मोबाइल पे पढ़ने में। तो अमूमन जैसे अगर कोई मुझे इतना बड़ा पीडीएफ भेजता है ना पढ़ने के लिए, मैं कहती हूँ प्लीज आप ये अगर किताब है तो किताब भेज दीजिए।
तो हम एक और चीज में, जब तक आप किताब की खुशबू आपके हाथों में ना आए और आप उसको फील ना करें, उससे बड़ा एक अहम चीज है, मुझे लगता है ये अहम है। किताब लेके पढ़िए। और what next from you, Fawzia? What's coming? What are you working? वॉर्स कमिंग, आई भवरी देवी बना रहे हैं, 2 शोज किए हैं, भवरी देवी को आगे लेके जाने का प्लान है। दुआएं चाहिए आप सबकी कि भवरी देवी आगे जाए। और कुछ और नए प्रोजेक्ट्स हैं जो हम जल्दी बताएंगे। अभी फिलहाल फोकस है भंवरी देवी। जब तक ये सीजन एंड होता है तो एटलीस्ट अप्रैल तक, क्योंकि हम सीजनल लोग हैं भाई, हमारा अप्रैल के बाद सीजन ऑफ हो जाएगा। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सीजन में 4-5 और नई चीजें ऐड करने की मैं सोच रही हूँ। Wonderful. Look forward to that. Thank you so much, Fawzia. Thank you so much, Kiran. Taking out time, sharing this with us, and more power to you, more power to your work. All the very best. Thank you. Thank you. And that's a wrap on the first episode of Chasing Creativity. Follow us on social at Kiran Mandral and subscribe to the show wherever you get your podcasts. We are available on Spotify, BingePods, Apple Podcasts, and all the other major platforms.